ये वीडियो केवल मनोरंजन हेतु है। हम किसी भी अंधविश्वास का समर्थन नहीं करते। इस वीडियो का क्रेडिट बेस्ट हिंदी कहानियन को जाता है। ये तुम क्या कर रहे हो रमेश? तुम सब लोग नरक में हो। नरक में भी तुम ऊंच नीच देख रहे हो। यहाँ सब बराबर हैं। भगवान जी, मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना। आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था जो आपने मुझे नरक भेज दिया? मुझे स्वर्ग में जाना है। वो सामने देखो, यहाँ से स्वर्ग कितना प्यारा दिखाई दे रहा है। कितनी प्यारी प्यारी परियां हैं वहाँ पर। तुम नरक में रहकर भी पाप कर रहे हो और आशा कर रहे हो कि मैं तुम्हें स्वर्ग भेज दूं। भगवान, इन्हें यहाँ से ले जाइए। जब तक ये आदमी नरक में रहेगा तब तक हमारा नरक भी नरक से बदतर होता जाएगा। रमेश, मैं तुम्हें फिर से पृथ्वी लोक पर भेजूंगा। तुम्हारा पूरा जीवन तुम्हारी परीक्षा होगी। अगर तुम परीक्षा में सफल हो गए तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, वरना दोबारा नरक में ही आना पड़ेगा। ये बात सुनकर रमेश बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों बाद रमेश ने एक गरीब परिवार में जन्म लिया। जन्म लेने के बाद वो ये सब कुछ भूल चुका था कि भगवान ने उसे परीक्षा लेने के लिए धरती पर भेजा है। लेकिन फिर भी धरती पर वो अपने माँ बाप की सेवा करता था। जब वो बड़ा हुआ तो उसकी शादी एक गरीब लड़की ममता के साथ कर दी गई। लेकिन शादी होते ही उसके माँ बाप उसे छोड़कर चले गए। भगवान से शिकायत करके कोई फायदा नहीं। जिसका जब भी जाना लिखा होता है उसे कोई नहीं रोक सकता। खैर, कुछ महीनों बाद ममता ने एक बहुत ही खूबसूरत चांद की तरह बेटी को जन्म दिया। रमेश भाई, ममता बहन, तुमने तो बेटी के रूप में एक परी को जन्म दिया है। ऐसा लगता ही नहीं कि इंसान की बच्ची है। बहन जी, ऐसा क्यों बोल रही हो? बच्चे अपने माँ बाप पर ही तो जाते हैं। हमारी बच्ची हम दोनों पति पत्नी का मिश्रण ही है। तो इस तरह उसकी परी जैसी बच्ची का नाम पूरे गांव में फैल गया। इसीलिए उसने अपनी बच्ची का नाम परी ही रख दिया। लेकिन परी 1 महीने की ही हुई थी, तभी रमेश के घर आदित्य नाम का एक आदमी आया। रमेश जी, इस गांव में सबसे अच्छी खेती आप ही करते हैं। आपकी इस कला को देखकर सरकार ने आपको कृषि विभाग में नौकरी देने का फैसला किया है। आप गांव-गांव जाकर किसानों को खेती करना सिखाएंगे। अरे हाँ भाई साहब, कृषि विभाग में तो मैंने 2 साल पहले अप्लाई किया था। आज जाकर मुझे नौकरी मिली है। ये तो चमत्कार हो गया। अब ये चमत्कार है या कुछ और, ये तो मुझे नहीं पता। कल से ही ज्वाइन करना है। इतना बोलकर वो आदमी वहाँ से चला गया। ममता, आज मैं बहुत खुश हूँ। बरसों की रूठी किस्मत अचानक ऐसे खुल जाएगी, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मुझे लगता है ये सारा चमत्कार हमारी परी का ही है। जैसे उसके पैर इस घर में पड़े, आपकी तरक्की हो गई। अब रमेश की जिंदगी खुशियों से भर गई। अगले ही दिन उसने नौकरी ज्वाइन कर ली और कुछ ही महीनों में उसने अपना एक अच्छा घर भी बनवा लिया। लेकिन 1 साल बाद ममता एक बार फिर से गर्भवती हो गई। ममता, हमारे घर में एक परी के कदम पड़ने से हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। अब देखना, जब दूसरी परी आ जाएगी तब पूरे गांव पर हमारा राज होगा। अरे नहीं, हमें किसी पर राज नहीं करना है। बस हमारी जिंदगी खुशियों से भरी रहे, यही बहुत है हमारे लिए। खैर, अपनी दूसरी संतान के आने की खबर सुनकर रमेश के घर में खुशियां दुगनी हो गई। 9 महीने बाद ममता ने फिर से एक बेटी को जन्म तो दिया, लेकिन उसका रंग सांवला था। ये देखकर रमेश को बहुत गुस्सा आया। मैं दिन भर काम के चक्कर में बाहर रहता हूँ और तू अकेले घर में रंग रलियां बनाती रही। धोखेबाज औरत, तूने मुझे धोखा दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? आपको कोई दौरा तो नहीं पड़ गया? जब किसी को सच पता चल जाता है ना, तो दौरा ही पड़ता है। मैं भी गोरा, तू भी गोरी, और हमारी पहली बच्ची तो परियों से भी ज्यादा गोरी। फिर ये तेरी बच्ची काली कैसे हो गई? मैं से अपनी बच्ची मानता ही नहीं। चलो परी, घर चलते हैं हम लोग। इतना बोलकर रमेश गुस्से में वहाँ से निकल गया। घर आने के बाद ममता और उसकी दूसरी बेटी के साथ रमेश दुश्मनों जैसा व्यवहार करने लगा। ममता और उसकी बेटी की हैसियत अब उस घर में सिर्फ एक नौकरानी की थी। दोनों माँ बेटी घर के बाहर तंबू डालकर रहती थी। धीरे धीरे दोनों बेटियां जवान हो गई। छोटी बेटी करिश्मा अपने पिता के लिए सुबह सुबह चाय लेकर आई। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि तू अपनी शक्ल मत दिखाया कर। ओए नौकरानी, अपनी नाजायज औलाद को लेकर जा यहाँ से। ममता भागते हुए आई और अपनी बेटी का हाथ पकड़कर वहाँ से ले गई। तभी रमेश के पास परी आ गई। पापा, मुझे 10,000 रुपए दो ना। अपने दोस्तों को मुझे पार्टी देनी है कॉलेज में। अरे 10,000 से क्या होगा बेटा, ये ले पूरे 50,000। आसपास के कॉलेज में भी पार्टी दे देना, ताकि लोगों को पता चले कि तू रमेश की परी है। ये सब दूर से करिश्मा ने देख लिया और वो दुखी हो गई। करिश्मा अपनी माँ से, माँ, पापा दीदी के साथ तो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, हमारे साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार क्यों करते हैं? आखिर क्या गलती है हमारी? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारा रंग काला है, इसी वजह से वो तुमसे नफरत करते हैं, और तुमने मेरी कोख से जन्म लिया है, इसलिए मुझसे नफरत करते हैं। एक दिन करिश्मा अपने बगीचे में टहल रही थी, तभी उसने एक घायल खरगोश को देखा। उसने खरगोश को मरहम लगाया और अपने तंबू में चली आई। तभी अचानक खरगोश एक परी के रूप में बदल गई।
तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई मेकअप देती हूँ। इसे लगाकर तुम मेरे जैसी सुंदर बन जाओगी। लेकिन एक बात याद रखना, अमावस्या की रात धोखे से बाहर मत निकलना, वरना जिंदगी में कभी तुम्हें गोरा रंग वापस नहीं मिलेगा। इतना बोलकर परी वहाँ से चली गई। ये सब कुछ दूर से करिश्मा की बहन परी ने देख लिया। खैर, करिश्मा ने जैसे ही वो मेकअप लगाया वो परी की तरह चमकने लगी। उसकी बहन परी भी उसके कमरे में आ गई। करिश्मा, तू तो मुझसे भी ज्यादा गोरी हो गई। मैंने सब सुन लिया है कि ये जादुई मेकअप तुझे कैसे मिला। मुझे भी थोड़ा सा मेकअप दे दो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो। करिश्मा ने भी जादुई मेकअप लगा लिया और दोनों बहनें परी की तरह गोरी हो गई। जब दोनों अपने माँ बाप के सामने आई तो रमेश हैरान हो गया। करिश्मा, तुम अचानक इतनी गोरी कैसे हो गई? और परी, तुम तो पहले से भी ज्यादा चमक रही हो। करिश्मा ने सारी बात अपने पिता को बता दी। कुछ महीनों बाद अमावस्या वाली रात रमेश को अचानक हार्ट अटैक आ गया। परी बिटिया, जल्दी से मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। पापा, आपको तो सब पता ही है कि अगर मैं अमावस्या की रात बाहर निकली तो मैं हमेशा के लिए काली हो जाऊंगी। मैं नहीं ले जा सकती आपको। इतना बोलकर परी वहाँ से चली गई। रमेश को तड़पता देख करिश्मा अपने पिता को लेकर हॉस्पिटल गई। डॉक्टर ने उसका इलाज किया और वो ठीक हो गया। रमेश ने जब आंखें खोली तो देखा करिश्मा और उसकी बीवी ममता खड़ी थी, लेकिन करिश्मा फिर से काली हो चुकी थी। अब रमेश को अपने ऊपर बहुत पछतावा हुआ। मैंने जिंदगी भर जिसे नफरत दी, आखिर वही बेटी काम आई। मैं पाप का भागीदार हूँ। तभी वहाँ पर अचानक भगवान प्रकट हुए। भगवान को देखकर रमेश को सब कुछ याद आ गया कि वो किस वजह से धरती पर आया था। रमेश, एक बार पुनः तुम परीक्षा में फेल हो गए। अब तुम्हें फिर से नरक प्राप्त होगा। नरक में तो तुम ऊंच नीच करते ही थे। यहाँ अपनी बेटी के साथ ही तुमने ऊंच नीच वाला व्यवहार कर दिया, अपनी बीवी पर शक किया। भगवान, आपको बताना तो चाहिए था ना कि मेरी परीक्षा चल रही है। ऊपर वाला परीक्षा बताकर नहीं लेता। धरती पर जन्म लेना ही परीक्षा है। ये तो तुम्हें पता ही होगा कि हमें हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन तुमने अधर्म किया। इतना बोलकर भगवान वहाँ से गायब हो गए। करिश्मा फिर से गोरी हो गई। अब कुछ सालों बाद अब रमेश एक बार फिर से नरक में पहुँच गया, लेकिन इस बार नरक में कोई नहीं था। उसने भगवान से कहा, भगवान, वो सारे लोग कहाँ चले गए जो मेरी सेवा करते थे? पूरा नरक खाली पड़ा हुआ है। वो सब भी परीक्षा देने धरती पर गए थे, लेकिन वो सभी अपनी परीक्षा में पास हो गए और उन्हें स्वर्ग प्राप्त हो गया। अब तुम अकेले नरक में राज करो। दोबारा कभी धरती पर जन्म मिलेगा तो फिर से तुम्हारी परीक्षा होगी। इसीलिए मित्रों, ये जीवन एक परीक्षा ही है। हमें अपने जीवन में हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म मतलब अच्छाई। रामायण भी हमें यही सिखाती है। धर्म की अधर्म पर जीत, यानी अच्छाई की बुराई पर जीत। धर्म का मतलब होता है अच्छाई। हमें हमेशा अच्छाई करनी चाहिए, वरना हमारी पूरी जिंदगी ही नरक बन जाती है। वाह वाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहू, किसी की नजर ना लगे। आओ बहू आओ, तुम्हारे घर में स्वागत है। थैंक यू माँ जी। सच, तुम्हें बहू बनाकर मेरा सपना पूरा हो गया। मेरा बहुत मन था कि मैं अपने बेटे आकाश के लिए एक सुंदर सी बहू लाऊं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। केतकी इसी तरह अपनी नई बहू गौरवी की भर भर कर तारीफें किए जा रही थी। तभी गृह प्रवेश के फंक्शन में आई एक औरत ने केतकी से कहा, मानना पड़ेगा केतकी, नई बहू का स्वागत करना तो कोई तुमसे सीखे। पूरा एक फंक्शन ही रख दिया गृह प्रवेश का। वाह वाह वाह, लेकिन ऐसा सब कुछ तुमने काजल के लिए तो नहीं किया था, है ना? केतकी ने उस औरत की बात को अनसुना कर दिया और फिर जोर से बोली, अरे कोई आरती तो लेकर आओ। अब मैं आ गई माँ जी, मैं उतारती हूँ अपनी प्यारी देवरानी की आरती। नहीं नहीं, मुझे दे, तेरी काली छाया इस बेचारी दूध सी बच्ची पर नहीं पड़ने दूंगी मैं। केतकी की बात सुनते ही गौरवी के साथ साथ वहाँ खड़ी सारी औरतें मुंह छुपाकर हंसने लगी। काजल को ये बात बुरी लगी और वो वहाँ से चली गई। दरअसल केतकी के दो बेटे थे, बड़ा बेटा विकास और छोटा आकाश। विकास ने काजल से लव मैरिज की थी। उसने काजल के गुणों के सामने उसके रंग को अहमियत नहीं दी। काजल देखने में जितनी काली थी उसका दिल उतना ही उजला था, मगर अक्सर इंसान की सीरत पर उसकी सूरत भारी पड़ी जाती है। काजल के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। आओ गौरवी, मैं तुम्हें पूरा घर दिखाती हूँ। जी माँ जी। इधर रसोई है, इसके ठीक सामने बाथरूम और ये गेस्ट रूम है। और उधर ऊपर क्या है माँ जी? वो तेरे जेठ का कमरा है। जेठ जी का मतलब? वो उस कमरे में अकेले रहते हैं क्या? नहीं, वो कलमुही भी तो रहती है उसके साथ। जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है पूरे घर में अंधेरा हो जाता है। एकदम डामर है डामर। क्या माँ जी, आप भी बड़ी कमाल की बातें करती हैं। गौरवी आते ही समझ गई थी कि उसकी सास उसकी जेठानी से कितनी नफरत करती थी।
और इस आग में उसे घी कैसे डालना है ये भी वो अच्छे से जानती थी। केतकी और गौरवी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अपने कमरे से काजल ने गौरवी को आवाज दी, अरे गौरवी आओ, ऊपर आओ। जाओ, देखा ऊपर भी, पर जरा दूर ही रहना उस कलमुही से। केतकी मुंह बनाकर वहां से चली गई और गौरवी फिर ऊपर काजल के कमरे में पहुंची। आ जाओ गौरवी, अब यहाँ बैठो। वैसे भाभी आप दोनों की लव मैरिज है क्या? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? वो बस आपको देखकर अंदाजा लगाया मैंने। गौरवी का ये ताना सुनकर काजल का दिल ही टूट गया। उसने गौरवी से जवाब में कुछ नहीं कहा। वैसे काजल के साथ ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। बचपन से ही उसके रंग को लेकर हर कोई उसका मजाक उड़ाता आया था, लेकिन उसका पति विकास सबसे अलग था। वो उससे बहुत प्यार करता था और इसीलिए उसने सबके खिलाफ जाकर काजल से शादी की थी। लेकिन शादी के 3 सालों के बाद भी काजल की सास केतकी ने उसे दिल से नहीं अपनाया था। अरे काजल, दाल चढ़ा दी क्या? नहीं माँ जी, बस अभी जा ही रही हूँ। उफ, एक तो काली, ऊपर से 1 नंबर की आलसी, कोई काम समय से नहीं होता इससे। केतकी की बात सुनकर पास ही खड़ी गौरवी हंसने लगी। वो तैयार होकर घर से बाहर जा रही थी। ये देखकर केतकी ने उससे पूछा, कहीं जा रही हो गौरवी? हाँ माँ जी, जरा पार्लर होकर आती हूँ। हाँ, अच्छा, ठीक है, जाओ, पर जल्दी आना। जी माँ जी। गौरवी को घर का कोई काम नहीं आता था। वो तो सारा दिन बस खुद को ही संवारती रहती थी। दूसरी तरफ काजल घर के सारे काम बहुत अच्छे से करती, लेकिन फिर भी केतकी का दिल जीतना उसके लिए लगभग नामुमकिन ही था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि गौरवी को जब भी मौका मिलता वो काजल के खिलाफ अपनी सास के कान भरती रहती, जिसका असर केतकी के व्यवहार में साफ दिखता। चलो, सब्जी तो बन गई, अब पहले छत से कपड़े ले आती हूँ, फिर रोटियां बनाऊंगी, तब तक ये भी नहा धोकर आ जाएंगे। काजल रसोई से निकलकर छत पर चली गई और तभी गौरवी रसोई में आई। ऐसे कैसे सब्जी बन गई जेठानी जी? इस सब्जी को तो और पकना है अभी। इतना कहकर गौरवी ने सब्जी की गैस फिर से जला दी और तेज फ्लेम छोड़कर वापस अपने कमरे में चली गई। हुआ ये कि काजल के वापस आने से पहले ही सारी सब्जी जलकर काली हो गई और पूरे घर में धुआं फैल गया। हाय हाय, ये क्या कर दिया? अरे कहाँ मर गई करम जली? शोर सुनकर काजल फौरन छत से उतर कर आई, जहाँ केतकी गुस्से से उबल रही थी। माँ जी, ये कैसे हुआ? मैं तो गैस बंद करके गई थी। अच्छा, और भूत आकर जला गए गैस? वैसे तेरे होते हुए भूत कहाँ से आएंगे? वो तो तुझसे डर कर ही भाग जाएंगे। न काम की न काज की, बस दुश्मन अनाज की। बताओ, सारी सब्जी जलाकर काली कर दी, बिल्कुल अपनी शक्ल की तरह। माँ बस करो, गलती इंसान से ही होती है और काजल भी एक इंसान है। तू चुप रह विकास, बस तेरी जिद के आगे मैंने इस कलमुही को इस घर में आने दिया। मैं ही जानती हूँ कैसे बर्दाश्त कर रही हूँ इसे मैं। बस करो माँ, ठीक है, अब यहाँ किसी को कुछ बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं और काजल अब यहाँ नहीं रहेंगे। हैं? विकास सुन तो बेटा। केतकी ने विकास को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। काजल के आत्मविश्वास की खातिर उसने काजल के साथ घर छोड़ दिया और इस तरह गौरवी की चाल कामयाब हो गई। लेकिन फिर कुछ ही दिनों के बाद, गौरवी बेटा, खाना बना दिया क्या? नहीं माँ जी, इन्हें बोल दिया है, ये आते हुए पैक करवा लाएंगे। हैं, पर बाहर से क्यों? तुमने क्यों नहीं बनाया? ओहो माँ जी, मैंने आज ही मैनिक्योर करवाया, फिर कैसे बनाती खाना? इतना कहकर गौरवी अपने कमरे में चली गई। काजल के जाने के बाद से ही केतकी की पूरी गृहस्थी बिगड़ने लगी थी, क्योंकि गौरवी तो कुछ करती नहीं थी, ऊपर से अब वो बदतमीजी पर भी उतर आई थी। गौरवी, जरा अचार ले आना। क्या माँ जी, आप अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हो कि खुद से अचार भी ना ले सको? मैं आपकी नौकर नहीं हूँ। उस दिन पहली बार केतकी को काजल की याद आई और उसे अपनी गलतियों का भी एहसास हुआ। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? काजल ने कभी मुझे कोई काम नहीं करने दिया, बिना किसी लालच के मेरी सेवा की, और मैंने क्या किया? केतकी जानती थी कि अब उसे क्या करना है। वो फौरन विकास और काजल के घर पहुंची और फिर, अरे माँ जी, आप अब आइए ना। सुनिए, जल्दी आइए, देखिए कौन आया हमसे मिलने। मैं तुमसे मिलने नहीं, बल्कि तुम दोनों को वापस घर ले जाने आई हूँ बेटा। लेकिन माँ जी, अब क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है बेटा, ना हमारा घर और ना मैं। इतना कहकर केतकी वहीं बेहोश हो गई। और फिर कुछ दिनों के बाद, क्यों रे केतकी, अब ये क्या सूझी तुझे? एक ही बहू का दूसरी बार गृह प्रवेश? दूसरी बार नहीं, पहली बार, इस घर में भी और मेरे दिल में भी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।